Hello dear students, you are all most welcome to today's chemistry class. Today's topic is very important and a exciting topic for the beginners. That is the students for standard 11. Those who are new to the college and new to the science. It is very important topic and very exciting and interesting also. ये जानना बेहद जरूरी है. ये टॉपिक जानने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं आगे बढ़ सकते. ये तो जैसे मान लो कि केमिस्ट्री की जान है, शुरू तो यहीं से होती है. एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास. हर एक एलिमेंट की पहचान तो यही है, एटॉमिक मास. और कोई मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या है. सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसी मास के ऊपर टिकी हुई है. तो इसीलिए इसको जानना, पढ़ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरत भी है. ठीक है. तो एटम की मास देखो, एटम क्या है. हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स. इतना छोटा कि मान लो दुनिया में किसी भी माइक्रोस्कोप ले लो, दिखाई नहीं देता है. और उसका मास, उसका वेट क्या है, व्हाट इज इट्स वेट. कभी सोच सकते हो, जिस चीज को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और उसकी मास के बारे में हम सोच रहे हैं. इसलिए तो हमारा सोच तो सबसे तेज है ना. तो एटम की मास, तो इतना छोटा पार्टिकल, इसका मास कैसे निकालेंगे. और अगर मास एक्सप्रेस हुआ, तरीका भी ढूंढ निकाला, तो किसी यूनिट से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. क्या होगा उसका यूनिट. और उसके बाद वो जो एटॉमिक मास, उसका क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, क्या कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है. उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब चीज आज ही पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, एटम मान लो इतना छोटा है, उसका मास अगर मैं कहूं, देखो इधर से देखो, एटम जानते हैं हम, एटम और एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ वन एटम. जैसे कि हम सब जानते हैं, ये मान लो कि एटम है, उसके अंदर में एक न्यूक्लियस है. चलो, ये एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है. ये सब स्कूल में पढ़ चुके हो. और ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है. न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं तुम्हारा प्रोटॉन्स, सारी की सारी प्रोटॉन्स, और सारी की सारी न्यूट्रॉन्स रहते हैं. ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट. तो इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कंबाइनिंग टुगेदर दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियंस. क्या कहते हैं उनको, न्यूक्लियंस. जैसे कि इंडिया में रहने वालों को हम इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वालों को हम अमेरिकन कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर में जो रहते हैं ना, उनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं. ठीक है. अगर इसे देखा जाए, मास ऑफ प्रोटॉन is almost equal to mass of a neutron is equal to 1.6 into 10 power minus 27 kg. और ग्राम में अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये रहा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम. ये रहा हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन की लगभग मास ऐसी है. तो मास नंबर जो है ना, जो उसको कहते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल नंबर को हम मास नंबर कहते हैं, जिसका सिंबल हम ए देते हैं, उसको कहते हैं मास नंबर. ठीक है. मीन्स ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अगर एक ही न्यूक्लियन का मास अगर इतना रहा, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इसके अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेटिंग राउंड द न्यूक्लियस,
और इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लिजिबल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम देखें तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 2080 ग्राम. So in comparison to this mass of proton and a neutron, the mass of electron is very negligible. इसीलिए आटम के अंदर में जब मास की बात हम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते कि इतना नेग्लिजिबल मास होता है, उसको छोड़ देते हैं. तो चलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जितने नंबर में वो दोनों में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर में, उनका मास निकालते हैं. ठीक है. सो मास ऑफ आटम क्या होगा? मास ऑफ आटम लगभग वही होगा, ए मीन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और 1.6 इंटू 10 पर माइनस 24 ग्राम होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द मास ऑफ एन आटम, मीन्स उसके पास में कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही मास निकल गया. तो ये जो यूनिट है ना, ये देखो, ये 1.6 इंटू 10 पर माइनस 24, अगर ऐसे हर एक आटम का मास हम निकालेंगे तो ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस निकलेंगे. 10 पर माइनस 24 में किसी का और कुछ निकलेगा, ए वैल्यू तो अलग अलग है. तो इसीलिए इसको, ये जो क्वांटिटी है ना, उसको हम कहते हैं AMU. इसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट. सो इसलिए मास ऑफ वन एटम इक्वल टू मास नंबर AMU. इतना ही AMU होता है. इसी यूनिट को हमने लिया AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट. ये रहा. मान लो अगर मास ऑफ हम कार्बन एटम कहेंगे, देखो इसी हिसाब से कार्बन की जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर होता है 12, और AMU हो गया, मास नंबर इंटू AMU, 12 AMU हो गया. अगर मास ऑफ हम कहेंगे कि ऑक्सीजन एटम का क्या होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, AMU कहते हैं. ठीक है. और मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा, 14, क्योंकि मास नंबर 14 होता है उसका, उसके पास 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 14 AMU हुआ. ये रहा तुम्हारा एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स. ये रहा तुम्हारा एब्सोल्यूट मास. लेकिन उसी मास को निकालने के लिए हमको एक रेफरेंस एटम की जरूरत पड़ी, एक रेफरेंस एटम की सहारा लेना पड़ा. जैसे कि मान लो हम बाजार गए कुछ सामान खरीदने के लिए. मान लो घर में तुम्हारा मम्मी ने पैसा दिया कि जा 5 किलो आलू ले गया. तुमने मार्केट गया, सब्जी की दुकान में गए और 5 किलो आलू लेके आए. तो जब 5 किलो आलू लेके आए तो सोचो वो 5 किलो आलू का वजन कैसा रहा होगा. व्हाई इट इज कॉल्ड 5 किलो? बिकॉज उन्होंने जो 1 किलो का जो स्टैंडर्ड वेट है ना, 1 किलो का जो स्टैंडर्ड वेट है, उसी वेट का ये 5 टाइम्स हेवियर. राइट. जो बैलेंस है ना, जिसे हम वेट करके लाते हैं, उसमें 5 किलो डाला, मीन्स 1 kg वेट, उसको स्टैंडर्ड वेट कहते हैं, रेफरेंस वेट कहते हैं. उसी वेट का अगर ये 5 गुना ज्यादा हो गया, भारी हो गया, तो इसका वजन हो गया 5 kg. अगर हम 2 किलो लेते हैं, मीन्स ये जो रेफरेंस वेट है ना, उसका उसी वेट का ये होता है 2 टाइम्स हेवियर. इफ द मास इज, अब इफ द सब्सटेंस इज 10 टाइम्स हेवियर, then its weight will be 10 kg. If it is 100 times heavier, we call it 1 quintal. So that means we have a reference weight, that 1 kg is called reference weight. उसी रेफरेंस वेट के हिसाब से हम जितने सारे सामान खरीदते हैं, वजन करके लाते हैं, उनकी जो वेट होता है उसके कंपैरिजन में उसके वेट निकलते हैं. सो दैट मीन्स टू गेट मास और टू गेट वेट वी नीड ए रेफरेंस वेट. ठीक है. उसी तरह एटम के अगर मास हम निकालें तो कोई ना तो कोई रेफरेंस वेट होगा. सो इसीलिए व्हाट इज मास? मास इज ए नंबर. which shows the 5 kilo alu means 5 is a number which shows how many times it is heavier than the reference weight. How many times it is heavier than the reference weight. reference weight से कितने टाइम्स वो हेवियर होता है, जितने टाइम हेवियर होगा उसका मास वही होगा.
ये तो आलू, चीनी, प्याज, इसके लिए तो हमारा रेफरेंस वेट 1 kg है। अगर हम आटम की बात कहें, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो रेफरेंस वेट कौन होगा? इसीलिए एक रेफरेंस वेट की रूप से हम हाइड्रोजन आटम को सिलेक्ट किया, हाइड्रोजन आज रेफरेंस, बिकॉज इट्स ए एटॉमिक नंबर इज 1, मीन्स ए इज 1, ठीक है, 1 लिया गया और 1 AMU लिया गया कि 1 एटॉमिक नंबर इज 1, सो मास होगा 1 AMU, इसीलिए उसको रेफरेंस वेट मान लिया गया पहले। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज mass of the element, divided by mass of one hydrogen atom। जैसे 1 kg वेट, 1 kg वेट के हिसाब से ये तुम्हारा कितना हेवी हो गया, मीन्स इट इज ए नंबर, एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच शोज हाउ मेनी टाइम्स mass of one atom, mass of the atom, element or atom is heavier than one mass of one atom of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक ही एटम के मास के हिसाब से वो कितने टाइम्स हेवियर, अगर वो 2 टाइम्स हेवियर हो गया सो मीन्स एटॉमिक मास 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा ये हाइड्रोजन की मास को रेफरेंस मानते हुए और मान के चलते हुए एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स हमने कैलकुलेट किया, लेकिन उसमें एक गड़बड़ी आई। गड़बड़ी क्या आई? जो हाइड्रोजन को जब हम रेफरेंस माना तो देखा कि बहुत सारे एटम्स ऐसे आए जिनका जो मास है ना, एटॉमिक मास मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल प्लेसेस हुए, होल नंबर नहीं आए। होल नंबर तो इन सब का आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे एटम्स आए जिनके एटॉमिक मास डेसिमल प्लेसेस मीन्स तुम्हारा फ्रैक्शन के हिसाब से निकला, तो इसीलिए वो गड़बड़ी हो गई कि नहीं ये हाइड्रोजन नहीं काम करने वाला, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एटम है। सो जो रेफरेंस होगा वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वो ज़्यादा अबाउंडेंस होना चाहिए, वो नेचर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन रिएक्टिव है, ठीक है, और जो मास निकला वो फ्रैक्शन निकला। इसलिए हाइड्रोजन की जगह में हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया। देखो एक ही बात, ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया गया और ऑक्सीजन को सिलेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन का जो 16 आइसोटोप होता है उसको सिलेक्ट किया गया, और उसको सिलेक्ट करने के बाद देखा गया कि ये फिर वही गड़बड़ी आ गई, मीन्स ऑक्सीजन इज रिएक्टिव एंड ऑल्सो लेस अबाउंडेंस। तो नेक्स्ट इट इज सिलेक्टेड एज C12। कार्बन के पास जो स्टेबल आइसोटोप है दुनिया में, सबसे स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का 12 आइसोटोप। सो रेफरेंस के रूप में कार्बन का 12 आइसोटोप सिलेक्शन किया गया। चलो कार्बन का एक एटम, उसके हिसाब से उसको कंपेयर करो, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम इज हेवियर देन कार्बन 12 एटम। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारा तो आदत पड़ चुका है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, नाइट्रोजन का तो 14 AMU, हीलियम का तो 4 AMU, ये सब मान लो कैल्शियम का 40 AMU, ठीक है। ये सारी बातों पर ये सारे जो नंबर है ये सब हम उसी नंबर पे हमारा आदत हो चुका है। मान लो कि ये हम जानते हैं नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, अगर कोई वैल्यू चेंज होगा तो दिक्कत होगा ना नहीं। अगर कार्बन आटम को हमने माना कि ये रेफरेंस आटम है तो देखो ये सारे नंबर चेंज हो जाता है, तो मास चेंज हो जाता है, मीन्स उसको 12 में डिवाइड करो, उसको 12 में डिवाइड करो, उसको 12 में डिवाइड करो, हर एक एटॉमिक मास को 12 में डिवाइड करो, चेंज हो जाता है। इसीलिए उसको यहां पे इसी जगह में चेंज कर दिया गया कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज मास ऑफ atom divided by 1/12 mass of one C12 atom, means it is a number। याद रहे, बार बार कह रहा हूं, atomic mass is a number which shows how many times the mass of atom is heavier than
heavier than 1/12 mass of a 1C12 atom। क्या ये बात समझ में आई? देखो क्या ये बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम इसी को ही रेफरेंस एटम मान लिया, फाइनली उसको हमने रेफरेंस एटम मान लिया, ठीक है। और वही ये जो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन और 12 एटम, उसको ही हमने कहा 1 AMU। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1 AMU मीन्स ये रहा 1 AMU, ये रहा 1 AMU, या हम ले सकते हैं 1/12 मास ऑफ C12 एटम, उसको भी हम 1 AMU कहते हैं, C12 एटम, राइट। तो इसीलिए हर एक सिंगल एटम का मास को हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आ जाना चाहिए। शायद इस पूरी की पूरी कहानी समझ में आ चुका होगा। ओके, अब देखो ये रहा तुम्हारा एटॉमिक मास, मीन्स मास ऑफ वन एटम। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, व्हाट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास? सोचो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट मीन्स इट्स ओन एक्चुअल मास, रिलेटिव मास मीन्स इन कंपैरिजन विथ समबडी, इन कंपैरिजन विथ सम रेफरेंस एलिमेंट। जैसे 5 किलो आलू मैंने लिया, दैट 5 इज रेफरेंस, 5 kg, 5 it may be kg, it may be quintal, or it may be gram. That 5 is a number and that is a relative in relation to some reference mass। ठीक है, देखो ये रहा, ये जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम मैंने लिखा 12 AMU, 16 AMU ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का मैंने लिखा 14 AMU। ये सारे के सारे होते हैं तुम्हारा एब्सोल्यूट वेट, एब्सोल्यूट वेट AMU के हिसाब से, इसी हिसाब से, इसी फॉर्मूला के हिसाब से ये रहा एब्सोल्यूट, बिकॉज उनके अंदर में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, सबका मास को हमने लेकर ये एब्सोल्यूट मास निकाला। अगर इसी कार्बन के हिसाब से हम निकालेंगे, कार्बन की 1/12 मास, कार्बन की 1/12 मास के हिसाब से कितने टाइम्स हेवियर, अगर मैं कहूं ये कितने, ऑक्सीजन कितने टाइम्स हेवियर हुआ, ऑक्सीजन मैंने देखा 16 टाइम्स हेवियर, 16 टाइम्स heavier than 1/12 mass of a 1/12 C12 atom. So means it is its relative mass is relative mass is 16, ध्यान रहे, absolute mass is 16 AMU, absolute mass is 16 AMU, but relative mass is not 16 AMU। ये बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव मास मीन्स इन रिलेशन टू और इन कंपैरिजन टू द रेफरेंस मास और रेफरेंस एलिमेंट हमने निकाला कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज हेवियर। ये दर्शाता है कि, ये बोलता है कि कितने टाइम्स ये हेवियर हो गया। मीन्स अगर नाइट्रोजन मैंने लिया तो रिलेटिव मास क्या होगा, रिलेटिव मास होगा 14, और एब्सोल्यूट मास क्या होगा 14 AMU। ठीक है, ये रहा रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास। और एक बात है, एटॉमिक मास जो जिन जिन एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम्स होते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, दे हैव ओनली वन एटॉमिक मास। लेकिन ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं उनके पास कई सारे वेराइटीज का एटम्स होते हैं, कई सारे वेराइटीज का एटम्स होते हैं। तो सर एटम तो एक ही तरह का होता है, वन एलिमेंट हैज ऑल द एटम्स सिमिलर, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सारे के सारे एटम्स एक ही जैसा नहीं होता है, क्योंकि आइसोटोप की वजह से। आइसोटोप्स, आइसोटोप नाम जानते हो, आइसोटोप मीन्स दीज आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। मान लो तुमने हाइड्रोजन के पास गए, दरवाजा खटखटाया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, कोई आके पूछा कि किसको ढूंढ रहे हो ना, हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पे 3 तरह के हाइड्रोजन रहते हैं। 3 तरह के हाइड्रोजन, मैंने तो कैल्शियम के घर गया था तो कैल्शियम अकेला था, वो कहता अकेला आदमी हूँ। और तुम्हारा 3 तरह का हाइड्रोजन, क्या मतलब इसका ना, एक यहाँ पे प्रोटियम रहता है,
वो हाइड्रोजन भी होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा ट्रिटियम होता है। वो 3 भाई होते हैं, वो सब का नाम हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मान लो हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? क्या प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का, ट्रिटियम है तो सब एक ही एलिमेंट का ना, ये भी उसी एलिमेंट का, ये भी उसी एलिमेंट का, ये भी इसी एलिमेंट, बाप तो एक ही है ना, बेटा 3 है, तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? उसी सिचुएशन में हम इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोटॉप्स, इट इज द एवरेज ऑफ आइसोटोपिक masses, एवरेज ऑफ आइसोटोपिक masses। जैसे क्लोरीन, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 and chlorine 37. These 2 isotopes are present in nature. That means chlorine has 2 different types of atoms, 35, 37. मास क्या होगा भाई? क्या निकलेगा उनका मास? तो ये रहा क्लोरीन, देखा गया क्लोरीन तुम्हारा 3 रेशियो मीन 75%। एटमोस्फेयर में जितने क्लोरीन पाए जाते हैं ना, 35 आइसोटोप का जो परसेंटेज होता है 75% मान लो, और 37 का होता है 1 भाग, ये 3 भाग मीन से 25% होता है। ठीक है, अब बताओ हम उसका कैसे एटॉमिक मास निकालें? तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स इट इज द एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मासेस। कैसे निकालें? एवरेज, देयर एटॉमिक मास इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू summation of isotopic masses means 35 isotopic mass of first atom into its percentage means 3 भाग, और 75 भी लिख सकते हो, प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास 37 इंटू ये कितने भाग किए 1 डिवाइड बाई टोटल कितने भाग हुआ 3 + 1 4। ठीक है, काउंट करो, ये निकलेगा तुम्हारा 35.5। ये परसेंटेज के हिसाब से भी तुम निकाल सकते हो कि होगा 35 इंटू 75%, 75 प्लस ये रहा 37 इंटू तुम्हारा 25 होल डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज हो गया 100, सो वही निकलेगा 35.5। इसीलिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास हम 35.5 कहते हैं ना, वो असलियत में उसकी एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मास। लेकिन कैल्शियम का हम जो 40 कहते हैं ना, देखो क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, और मास ये जो मीन्स प्रोटॉन के नंबर 17 और न्यूट्रॉन के नंबर 18, तो 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। 35.5 कैसे हुआ? ये आइसोटोप की बात है। ठीक है, ये आइसोटोप की वजह से ऐसा हो रहा है। और देखो, और एक एग्जांपल भी करते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास, देखो, और ये रहा एक, देखो बोरॉन, देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स B10 एंड B11। ठीक है, और B10 का जो परसेंटेज होता है ये दिया गया तुम्हारा 80.4%, 80.4%, और जो B11 का आइसोटोप का ये रहा 19.6%। अब बोलो कि इसकी एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास होगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? आइसोटोपिक मास 10 इंटू परसेंटेज 80.4 प्लस इसकी मास 11 इंटू इट्स परसेंटेज 19.6 होल डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज। सो ये निकला तुम्हारा, शायद निकला 10.804, 10.804। ठीक है, और एक सवाल आया था तुम्हारा IIT JEE में पूछा गया था, ये देखो IIT JEE में पूछा गया था, एक 2009 में एक सवाल आया था इसी एवरेज आइसोटोप की मास के ऊपर। सवाल ऐसा था, आयरन हैज 3 आइसोटोप्स, आयरन 54, iron 55 and iron 57, and iron 57 has percentage 5%, ये रहा तुम्हारा 90%, ये रहा 5%। और सवाल ऐसा था कि कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या होगा? ये IIT में पूछा गया था 2009 में, IIT JEE में। तो बताओ, करके बताओ, आराम से करो। ये 54 इंटू इट्स परसेंटेज प्लस
55 into its percentage 90 plus 57 into its percentage divided by total percentage 5 plus 90 plus 500। तो ये तुम्हारा निकला हुआ 55.05। ऐसे सवाल आया था। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात अच्छी तरह से समझ में आई? इनके सब आइसोटॉप्स ये रहा तुम्हारा। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का आइसोटॉप्स होता ही नहीं है तो इसका कोई जरूरत नहीं। एक ही टाइप का एटम्स है तो एक ही एटॉमिक मास होगा। लेकिन जिसके पास आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन, व्हाई हाइड्रोजन इज इट्स एटॉमिक मास इज टेकन एज 1.008 बिकॉज हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सो प्रोटियम का मास 1 इंटू इट्स परसेंटेज प्लस ड्यूटेरियम का हेवी हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटेरियम का परसेंटेज इंटू इट्स मास प्लस ट्रिटियम का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कितने हैं, कितने अबाउंडेंस में है, इट्स अबाउंडेंस इंटू इट्स मास होल डिवाइडेड बाई 100। तो ये निकला तुम्हारा 1.008। जहां पे एटॉमिक मास फ्रैक्शंस होते हैं ना, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग डेसिमल प्लेसेस आते हैं, तो ये सोचना समझना कि उनके पास जरूर आइसोटॉप्स ही होंगे। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास जानने के बाद अब चलिए डिस्कस करते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास ये एक ऐसा कंसेप्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इसी कंसेप्ट पर बहुत ही डाउट रह जाता है और गलत भी सोचते हैं और गलत भी लिखते हैं। देखो, मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये बल्ला, ये बल्ला क्या है? एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, कहोगे सर क्या है? एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, एएमयू में एक्सप्रेस करते थे, एटॉमिक मास को हम एएमयू में एक्सप्रेस करते थे, अब ग्राम लगा देंगे, कल क्विंटल लगा देंगे, केजी लगा देंगे, तो क्या इसमें है? तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर एटॉमिक मास को मैंने, एटॉमिक मास को जरा ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास को अगर मैं एएमयू में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? और एटॉमिक मास को मैं ग्राम में लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एएमयू लिखा मैंने, क्या है इसका मतलब? और मैंने कहूं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कहूं, इसका मतलब क्या है? 16 एएमयू ऑफ ऑक्सीजन में कहूं, 16 एएमयू ऑफ ऑक्सीजन में कहूं, 16 एएमयू ऑफ ऑक्सीजन कहूं, क्या है इसका मतलब? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कहूं, क्या है इसका मतलब? ध्यान से सुनना, उसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, यहीं से शुरू करते हैं। तो 16 एएमयू ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 ऑक्सीजन आटम का एब्सोल्यूट वेट है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 मोल ऑक्सीजन आटम की वेट है। सो 16 ग्राम मीन्स इट इज ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज नथिंग बट योर ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया। पहले हम एएमयू में एक्सप्रेस करते थे, अब ग्राम में एक्सप्रेस किया, वही तो है ना ग्राम एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सीधी सी ये है कि इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जरा ध्यान से सुना, एक ही ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 एएमयू, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। दैट इज अगर मैं और एक एग्जांपल कहूं, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम इक्वल टू 40 एएमयू, अगर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इट विल बी 40 ग्राम। सो दैट मीन्स ग्राम इक्वल टू, किसी एलिमेंट का ग्राम इक्वल टू एएमयू इंटू अवोगाड्रो नंबर। वही तो अवोगाड्रो नंबर तो इसे ही निकला ना। मान लो ये रहा 40 ग्राम मीन्स 40 ग्राम इक्वल टू 40 एएमयू
इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये जो एवोगाड्रो नंबर निकला ना 6.023 10⁻23 कहाँ से निकला? यहीं से निकला। ये एमयू का मतलब अभी अभी मैंने बताया 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर। मान लो ये इसको मैंने ग्राम एमयू को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। ध्यान से सुनना, मैं और एक बात बता रहा हूँ। एन ए मीन्स एवोगाड्रो नंबर। एन ए क्या होगा बोलो? एन ए इक्वल टू 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 कैंसिल आउट। ये हो गया तुम्हारा हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। ओ हो, इसी से ही निकला एवोगाड्रो नंबर। तो वो बात क्या समझ में आई? एवोगाड्रो नंबर यहीं से निकला। तो ग्राम एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम। सीधी सी बात है, ग्राम एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ये बात ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट डज इट मीन? 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? क्या ये एक ही ग्राम है? 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मैंने कहा, क्या इसका मतलब? क्या इसका मतलब? 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम मैंने लिया, नाइट्रोजन एटम उसका 1 ग्राम लिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये रहा 1, ये रहा ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब मोल एटम्स। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट बात है। मोल एटम्स। कभी ये नहीं कहना कि 1 ग्राम अगर बोल दिया तो सत्यानाश हो गया। अगर देखो एटम के पीछे ग्राम लिखा है, एटम के पीछे अगर ग्राम लिखा है, मॉलिक्यूल के पीछे अगर ग्राम लिखा है, देखो देखो देखो, बड़ी गजब की बात है। एटम हो या मॉलिक्यूल हो, इसके पीछे अगर ग्राम लिखा है ना, तो इसका मतलब सीधी सी है कि अगर 1 ग्राम लिखा है तो मीन्स 1 मोल। ग्राम लिखा है मतलब ग्राम का मतलब यहां पे मोल होता है। क्या ये बात समझ में आई? मैंने कहा ग्राम एटम मीन्स, मैंने कहा ग्राम एटम, एटम या मॉलिक्यूल के पीछे अगर ग्राम लिखा है तो समझना ये ग्राम नहीं है, वो मोल पूछ रहा है, मोल के बारे में बात कर रहा है। अगर गलती से उसको ग्राम समझ लिया तो 1 ग्राम एटम मीन्स वो एटम से 1 ही ग्राम अनर्थ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बार बार कह रहा हूं ये बात। वो एटम या मॉलिक्यूल के पीछे अगर ग्राम लिखा है तो इसका मतलब मोल होते हैं। तो 1 ग्राम एटम में कहूं, 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल एटम। ग्राम एटम मीन्स मोल एटम, 1 मोल एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहूं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट इन ग्राम। 1 ग्राम एटम मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स वही उसी तरह मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। क्या होता है? एटॉमिक मास 1 मोल, 1 ग्राम एटम मीन्स ये रहा, एटम के पीछे ग्राम लिखा है, एटम के पीछे ग्राम लिखा है मीन्स 1 मोल, मीन्स 1 मोल का एटम का कितना होगा? 16 ग्राम। ये कितना होगा? 14 ग्राम। बस एटॉमिक मास से ग्राम लगा दो और ये रहा 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम की मास होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं 2 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या है? देखना, एटम की पीछे ग्राम लिखा है, एटम के पीछे ग्राम लिखा है, इसका मतलब ये मोल के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब मोल के बारे में पूछ रहे, मीन्स 2 मोल सोडियम एटम की वेट। हम जानते हैं 1 मोल किसी एटम का और 1 मोल किसी एटम का वेट होता है, इसका एटॉमिक मास इन ग्राम। तो सोडियम का कितना होगा? ये 2 मोल का 2 इंटू 23 मीन्स 46 ग्राम, ठीक। अगर मैं कहूं 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम,
क्या होगा बोलो? मीन्स कैल्शियम की जो कितने मोल? 2.5 मोल। एक ही मोल का वेट होता है 40 ग्राम। सो 40 ग्राम इंटू 2.5, सो ये हो गया तुम्हारा 100 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई? एक ही साल किसी CHEC और CHEC कुछ एग्जामिनेशन में आया था, एक सवाल पूछा था कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन ऐसा था, हाउ मेनी ग्राम एटम्स of oxygen are present in 1 mole of सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही कुछ सवाल आया था। क्या होगा उसका जवाब? देखो, H2SO4, हम जानते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बोलो, एक ही सल्फर एटम्स होते हैं और 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, राइट। अगर इसमें एक ही मोल मैंने लिया, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, समझाया था, अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक ही मोल में 2 मोल पाए जाते हैं, और इसमें मिलेगा हमको एक ही मोल मिलेगा, और इसे मिलेगा 4 मोल ऑक्सीजन एटम। बोलो, सवाल क्या है? हाउ मेनी ग्राम एटम्स? ग्राम एटम्स मीन्स एटम के पीछे ग्राम लिखा है, इसका मतलब कितने मोल। अब देखो कितने मोल यहां पे आ गया, कितने मोल आ गया? 4 मोल। सो आंसर इज 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 4 मोल ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं, मीन्स 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह मैं अगर कहूं कैल्शियम कार्बोनेट में एक ही मोल, या मैं कहूं हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम एटम्स, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट? क्या बता सकते हैं कोई? हाफ मोल 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम एटम्स ऑक्सीजन होते हैं? ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। देखो, एक ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3, बहुत ही सिंपल है। तो Ca एक ही कैल्शियम एटम, एक ही कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम्स हमको मिलेगा एक ही मॉलिक्यूल से। अगर मैंने एक ही मोल इससे लिया तो मुझे एक ही मोल मिलेगा, इससे एक ही मोल मिलेगा, इससे 3 मोल मिलेगा, मीन्स 3 ग्राम एटम्स। देखो, 3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है मुझे, और एक ही ग्राम एटम ऑफ कार्बन मिलता है, एक ही ग्राम एटम कार्बन मिलता है, और एक ही मोल मीन्स 1 ग्राम एटम कैल्शियम मिलता है। अगर मैं हाफ मोल लूं तो सवाल तो ये ऑक्सीजन का ऊपर था, तो 3 ग्राम एटम बाई 2 मीन्स 1.5 ग्राम एटम। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ कि 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम एटम्स कैल्शियम होते हैं, कितने ग्राम एटम्स कार्बन होते हैं, और कितने ग्राम एटम्स ऑक्सीजन होते हैं, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स की ग्राम एटम के बारे में पूछा तो ये करना। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में ये हमेशा ये जो गलत सोच है ना, उसको दूर करना चाहिए। देखो, और एक मैं सवाल देता हूं, और एक सवाल देता हूं, सवाल का सिलसिला करते हैं ताकि तुम्हारा जो डाउट है वो परमानेंटली क्लियर हो जाए, हो जाना भी चाहिए, तब जाके आगे बढ़ोगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम? अब बताओ मुझे, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, तीनों में क्या अंतर है बताओ? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस? कहो सर 1 ग्राम, ये तो 1 ग्राम, ये कैल्शियम पता नहीं किसके बारे में पूछा, 1 ग्राम एटम, गड़बड़ हो जाएगा। देखो, एटम के पीछे ग्राम लिखा है, मीन्स मोल। ये तो 1 ग्राम लिखा है ना, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम कैल्शियम मेटल मैंने लिया, उसे 1 ही ग्राम लिया, एक ही 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, बस 1 ही ग्राम कैल्शियम से। लेकिन यहां कितने ग्राम हुआ? कितने ग्राम हुआ? 1 मोल। 1 मोल मीन्स 40 ग्राम। देखो, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो दोनों में क्या फर्क है? ग्राम के पीछे एटम आ गया तो क्वांटिटी चेंज हो गया। और ये तरह तुम्हारा
एब्सोल्यूट वेट जिसे जानते हो 40 AMU, या उसको अगर ग्राम से एक्सप्रेस करोगे 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के हिसाब से लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए इसके बाद मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूल की मास है, जैसे एटॉमिक मास ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास है। और एटम जानते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, बट मॉलिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दुनिया में दो तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एक एटम होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल किससे बनता है? वही एटम से बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास मीन्स इट इज ए नंबर, अगेन इट इज ए नंबर। एक मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन की जो एटम की मास है ना 1/12, अब उसी जगह में एटम रखते थे, अब मॉलिक्यूल रख लो, मीन्स इट इज ए नंबर व्हिच शोज हाउ मेनी टाइम्स mass of one molecule is heavier than 1/12 mass of one carbon atom. That is molecular mass equal to mass of one molecule divided by 1/12 mass of one carbon 12 atom. ठीक है। सो अगर मैं कहूं ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास क्या होगा, 2 इंटू 16 32, ये रहा एलिमेंट। नाइट्रोजन मोलेकुलर का मास क्या होगा, 2 इंटू 14 28 AMU उसको कभी भूलना नहीं, मीन्स एक ही मोलेकुलर का मास है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहूं C इज 12 प्लस 2 इंटू 16, ये रहा 44 AMU, एक ही मोलेकुलर का वेट है, ठीक है। अगर मैं कहूं H2SO4, so molecular mass is nothing but combination of or sum of all the atomic masses present in one molecule. दो हाइड्रोजन है 1 इंटू 2, एक ही हाइड्रोजन का एटम का मास होता है 1, सो प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 होता है 16 इंटू 4, ये हो गया 98 AMU, ठीक है। ये रहा एक ही की मोलेकुल की molecular mass, means it is this much they are heavier than 1/12 mass of one carbon atom, right? अब देखो ग्राम मोलेकुलर मास, वही बात है, मॉलिक्यूल के पीछे ग्राम लग गया, मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल की मास। क्या समझ में आ रहा है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें। मॉलिक्यूलर मास को हम तब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे जब हम मोल की बात कहेंगे। मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स अभी मैंने बताया कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि अभी मैंने लिखा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 AMU का, अगर ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो 28 ग्राम, मीन्स 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 28 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब देखो ये स्क्रीन पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ पूछा है सवाल, उसका जवाब दे देना। देखो 1.2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1.2 ग्राम एटम ऑक्सीजन, क्या इसका मतलब ऑक्सीजन की एटम की मास की 1.2 मोल, मीन्स एटम की मास कितना है 16, तो 1.2 मोल मीन्स 1.2 इंटू 16 होगा। और दूसरा देखो 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, मीन्स 2.5 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम का वेट कितना होता है 40 इंटू 2.2। 3 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, एटम के पीछे ग्राम लिखा है मीन्स 3 मोल, मीन्स 23 इंटू 3, ठीक है। उसी तरह कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल दिया मीन्स मोल मॉलिक्यूल मीन्स हाफ मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मास जानते हैं हम, 1 मोल का मास जानते हैं 44, और 0.5 का कितना होगा 0.5 मोल का, हाफ मोल का 22 ग्राम, ठीक है। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, 2 ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 32 कितना होता है 64। तो मीन्स एक ही मॉलिक्यूल का मास होता है, एक ही मोल का मॉलिक्यूल का मास होता है 64। 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स
0.25 ग्राम मोलिकुलर मीन्स 1/4 मोल, कितना होगा 64/4 होगा, और 65 इंटू 0.25, 64 इंटू 0.25, ठीक है। 2 ग्राम मोलिकुलर ऑफ अमोनिया मीन्स मोलिकुलर मास की 2 गुना मीन्स 17 इंटू 234, और 0.1 ग्राम मोलिकुलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, और ये रहा 16 इंटू 3 48, 100 ग्राम। सो मीन्स 1 ग्राम मोलिकुलर ऑफ CaCO3, 1 ग्राम मोलिकुलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम। 0.1 ग्राम मोलिकुलर मीन्स क्या है 0.1 मोल, 0.1 ग्राम मोलिकुलर मीन्स 0.1 मोल, तो क्या होगा 100 इंटू 0.1, 10 ग्राम ही हुआ। ऐसे ही करना। और फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास ऐसे कई आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मान लो सोडियम क्लोराइड, जब सेकेंड ईयर में तुम सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। ईच सोडियम कैटायन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ आनायंस, और 1 chloride atom is also surrounded by 6 sodium atoms, and each sodium atom is surrounded by 6 chloride atoms। वो लाटिस होते हैं, तो वहाँ पे कोई NaCl मॉलिक्यूल ऐसे पैकिंग नहीं हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की वजह से, और जगह में हम फॉर्मूला मास लिखते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, जहाँ वो मॉलिक्यूल्स आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन्स, इसीलिए वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते हैं, और सिर्फ ही वो आयनिक ही कंपाउंड है ही, भले ही वो आयनिक कंपाउंड हो, लेकिन वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते हैं, उनको फॉर्मूला मास कहते हैं। तो वही फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम ही है, ठीक है। और मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग एटॉमिक मास, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए। एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, एक है डुलोंग और पेटिट्स मेथड, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, आगे बहुत ही फायदा मिलेगा उससे, ये बहुत ही काम की चीज़ है। डुलोंग और पेटिट्स मेथड से हम एटॉमिक मास को एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये सॉलिड एलिमेंट के लिए डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ इज ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट्स, जितने सॉलिड एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास इसी मेथड से निकाला जाता है। कैसे, एक डुलोंग और पेटिट्स लॉ होता है, डुलोंग पेटिट्स लॉ ये कहता है किसी सॉलिड एलिमेंट का उनके जो एटम की मास होता है, सबका तो एटॉमिक मास होता है, और स्पेसिफिक हीट एटॉमिक मास, उसी सॉलिड एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ उसकी जो स्पेसिफिक हीट क्या मालूम हो, क्या जानते हो स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स 1 डिग्री टेम्परेचर। एक ही ग्राम सब्सटेंस को कितने हीट देने से उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ोतरी होगी, that heat is called specific heat, and it is fixed for all types of elements or all types of substances। so एक ही एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट फिक्स होता है, और उसकी जो एटॉमिक मास दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 6.4, अप्रोक्सीमेटली 6.4। ये होता है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। इसी लॉ को बेसिस मानते हुए हम निकालेंगे कि डुलोंग पेटिट्स मेथड से कैसे हम एटॉमिक मास निकाल सकते। जरा ध्यान देना, मैं बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहले तो स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास इज नियरली इक्वल टू 6.4 अप्रोक्स। अगर मैं उसको एग्जैक्ट करूं तो एटॉमिक मास तुम्हारा हो जाएगा अप्रोक्स। सो पहले स्टेप में एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास क्या निकलेगा 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दूसरा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, इक्विवेलेंट मास उसके निकालो। थर्ड, हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैलेंसी। हम जानते हैं कि एटॉमिक मास को अगर इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा वैलेंसी। आज एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेट हियर, सो विल गेट अप्रोक्सीमेट वैलेंसी। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी को एग्जैक्ट वैलेंसी करो। मान लो किसी वैलेंसी की वैल्यू निकला 2.94, तो उसको हम लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। देन फोर्थ स्टेप, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू
अभी अभी जो हमने बनाया एग्जैक्ट वैलेंसी उस पे मल्टीप्लाई करो एग्जैक्ट वैलेंसी। ये डुलोंग पेटिट्स लॉ की बेसिस पर हम उसकी ये निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। और तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। मैं उसको समराइज करता हूं, बहुत ही काम की चीज है। पहला है कि आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ये गैसीय स्टेट में तुम पढ़ोगे पी भी इक्वल टू एनआरटी मीन्स डब्ल्यू बाई एम आर टी, ठीक है। सो एम इक्वल टू पी भी डब्ल्यू आर टी बाई पी भी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा तुम्हारा वेपर डेंसिटी, सो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तीसरा तुम्हारा डिफ्यूजन मेथड। अगर दो गैस डिफ्यूज कर रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लो फर्स्ट गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, सेकेंड गैस का होता है R2, सो R1 by R2 अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर मीन्स रूट ओवर ऑफ M2 by M1। अगर R1 मालूम हो, R2 मालूम हो, M1 अगर मालूम हो तो ये तुमको ये आराम से निकल जाएगा। You can calculate M2. Also you can calculate M1 if M2, R1, R2 are given. Another is cryoscopic method. Cryoscopic method means this ये पार्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, सेकेंड ईयर में। जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 2, इलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि डेल्टा टी बी इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के बी इंटू W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। मोलालिटीज को कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। M1 भी कैलकुलेशन कर सकते हो अगर इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मालूम हो। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। ये सारी चीज दिया है, KF मालूम है, W1 W2 मालूम है। W1 मीन्स वेट ऑफ सॉलिड, W2 मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो M कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। एंड फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम निकाल सकते हैं पाई भी इक्वल टू W बाई M RT, M can also be calculated. So these are the different methods of calculating, experimental methods of calculating molecular mass. I hope all of you must have understood the topic very well. कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए। Thank you for enjoying my class till the end.